जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का आपका 12th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। देखो बहुत ही अच्छा चैप्टर है, लेकिन हाँ इस अच्छे चैप्टर में कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स से आप इसको इंटरकनेक्ट कर दोगे। क्यों? उसमें कुछ बच्चे समझ गए होंगे हम क्या कहने वाले हैं, उसमें कुछ नोटेशन चेंज कर दी गई हैं तो कुछ फॉर्मूले में अंतर आ जाता है। ठीक है, और केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज आपको क्लास 11th की फिजिक्स पढ़नी है और उसमें थर्मोडायनेमिक पढ़ना है। ठीक है, अब थर्मोडायनेमिक पढ़ने के पहले जिसने जिसने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाले मेरे लेक्चर देख रखे उनको तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। जिन्होंने नहीं देखा तो वो साथ साथ पैरेलली चलाते चले। ठीक है, अब जो थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है, ये फिजिक्स की एक अच्छी ब्रांच है जो ज़्यादातर हीट के मोशन के बारे में हमको अच्छे से बताती चीज़ है। ठीक है, तो हम थोड़ा एंशिएंट टाइम से आज तक पूरा अच्छे से देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स की ज़रूरत कहाँ कहाँ क्या पड़ी और आज पढ़ेंगे क्या। आज मेन तो इंट्रोडक्शन होगा और जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे आ गए चैनल को लाइक शेयर और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ठीक है, और चलो इसी में डाइव इन करते हैं। अच्छे से एक एक चीज़ समझेंगे, आपको बस अंत तक बने रहना है। इधर उधर का जो भी शोर हो कुछ भी हो सब इग्नोर करो। कान में आप ईयरबड्स या ईयर लीड कुछ भी डाल लो, आप आराम से बस यहाँ पर फोकस करो। और एग्जाम लेजेंड्स को अपने दोस्तों को भी बताओ कि ये चैनल में अच्छे से अच्छे पढ़ाई की जाती है, क्लास 11th की, 12th की, 9th की, 10th की, और आपके जो भी चैप्टर हो आपका 9th से लेकर 12th तक हम सबको पढ़ाते हैं। अभी कॉमर्स नहीं स्टार्ट हुआ है, उसके लिए भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स नाम है। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई जो ये है इसी का अच्छे से देख लिए क्या है थर्मोडायनेमिक्स। तो ये आपका इंट्रोडक्शन में आज हम थर्मोडायनेमिक्स का मतलब पहले देखें। थर्मो माने होता है हीट। ठीक है, जहाँ भी थर्म आ जाए, थर्मोमीटर में आप जानते हो हीट यानी कि टेम्परेचर जो नापते हैं उसमें भी तो हीट ही होती है। और हीट की डिफिनीशन क्या है ये हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। किसमें? आपका चेंज इन टेम्परेचर। ज़्यादातर आप समझते हो हीट कैसे क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है ना। बहुत सारी बातें अच्छे समझना है, डिटेल में समझना है। आज तो थर्मोडायनेमिक का लेक्चर है, अगर अच्छे से समझना तो आप एक बार हीट एंड टेम्परेचर वाला मेरा लेक्चर जरूर चेकआउट करें अपने चैनल में जाते। ठीक है, अब जो थर्मोडायनेमिक उसमें थर्मो का मतलब हीट है और डायनेमिक्स का मतलब मोशन है। मतलब हीट का मोशन आज हमको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक में, है ना, ये मेन चीज़ है। अब देखो इनके अंदर कुछ लॉस है, जैसे न्यूटन्स के लॉ थे मैकेनिक्स में, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वैसे इसमें लॉ है फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आएगा थर्ड को हमने जीरोथ को थर्ड में तीसरी लाइन में क्यों लिखा, इसको पहले क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये दोनों लॉ पहले आए थे और ये बाद में आया था। याद रखना है बस, इतना कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब मेन जो ये चैप्टर है किस पे फोकस करेगा, हमको हीट एंड वर्क का कनेक्शन देखना होगा मेन तो पहला। ठीक है, अब हीट ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं, कैसे होगा, क्या होगा, ये देखेंगे। थर्मल एनर्जी को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये होगा चैप्टर में पूरे। और आज जो हमें पढ़ना उसके लिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको अगर थर्मोडायनेमिक्स समझना तो अभी तक हमारी आदत रही है कि हम लोगों ने एनालॉजी से एक एक चीज़ को समझा है, तो एनालॉजी से इसको भी समझते हैं। हमने मैकेनिक्स पढ़ी थी, मैकेनिक्स में देखा था कोई बॉडी मोशन अगर करना चाहती है तो उसको क्या चाहिए, किसी न किसी तरह की फोर्स चाहिए, टॉर्क चाहिए, ये था कि नहीं? ठीक है, और वो बॉडी मोशन करने लगती थी। वैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें तो बॉडी का मोशन पढ़ते थे, इसमें इंटरचेंज इन सिस्टम पढ़ेंगे। अरे गलत, इंटरनल चेंज इन सिस्टम पढ़ेंगे, अंदर सिस्टम में क्या चेंज हुआ। अब वो चेंज कैसा है, दो तरह के चेंज होते हैं। ठीक है, वह तो एक तो दो ब्रांच है, एक न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, एक क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है, ये दो ब्रांच है ना। एक आपकी रिलेटिव मैकेनिक्स भी है, सब जानते हो, अलग अलग ब्रांच है। वैसे इंटरचेंज इन ए सिस्टम, और वो कैसा सिस्टम होगा, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज होगा। माइक्रोस्कोपिक नहीं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बोसॉन, गॉड पार्टिकल, है ना, डेविल पार्टिकल, ये सब नहीं। हमारे कौन से हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या फिर नंबर ऑफ मोल्स भी जिसको हम लोग कहते हैं वो। ठीक है, अब ये जो है आपका, ये सब चीज़ हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चेंज किसी वजह से होगा, हीट की वजह से। थर्मो का मतलब भी हीट ही होता है। ठीक है, ये जो चीज़ होंगी चेंज होंगी हीट की वजह से, इसलिए इसका नाम क्या है, थर्मोडायनेमिक। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो एक चीज़ लिखी है, बहुत लोगों के बच्चों में दिमाग में आया होगा कि ये क्या चीज़ है। देखो हीट जो था बहुत लोग जानते नहीं थे कि ये गरम गरम क्या लगता है, ये क्या चीज़ है, तो कह दिया कि ये एक तरह का फ्लूइड है। ठीक है, जैसे फोटोन पार्टिकल हैं, मतलब हाँ ठीक है, वो तो हैं। अगर थोड़ा सा लॉजिक से देखा जाए तो हाँ कोई ना कोई ऐसा पार्टिकल है। ठीक है, लेकिन अब वो दिखाई भी नहीं देता है, फोटोन पार्टिकल दिखाई नहीं देता है, मासलेस भी है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा महसूस करना है। इसे मतलब अब हमारे पास लाइट आ रही तो कैसे आ रही, तो एक नाम दे दिया फोटोन पार्टिकल का। वैसे ही एक नाम दिया कैलोरिक फ्लूइड का। ठीक है, कैलोरिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो हीट है, जो कैलोरिक फ्लूइड है वो हीट है, और वो कैसे है, वो हमेशा हॉट जगह से कोल्ड जगह में जाता है। समझ रहे हो आप, हॉट जगह से कोल्ड जगह में जाने वाला एक तरह का फ्लूइड है जो कैसा है,
इनविजिबल है। इनविजिबल मतलब दिखाई नहीं देता। तो ये बड़े अलग अलग उस जमाने में साइंटिस्ट ने बनाया। फिर एक लोग लेके आ गया फ्लोरोजेनिक फ्लूइड। अब ये कैसा फ्लूइड है, ये कोल्ड से हॉट की जगह में जाता है। तो ऐसे ही बहुत दिनों तक ये सब चीज़ें चलती रही कि हॉट ये सब। फिर बाद में आपसे कहा गया कि हीट एक अलग प्रॉपर्टी, बिल्कुल एक टाइप की एनर्जी हीट। और अच्छे समझना तो मैं फिर कहूँगा आप वाला लेक्चर देखे जाके, ठीक है। तो ये सब कोई इतनी बात नहीं, बस बता दिया कि कैसे कैसे लोग सोचते थे। अभी दिमाग से थोड़ी नहीं आ गया। अभी जो लॉ है ये सब लॉ क्या एक इंसान ने दिए? नहीं भाई, एक इंसान ने एक एक बातें अलग अलग तरीक़ों से बोली। किसी ने बहुत अच्छे तरीके से बोली तो लॉ बन गया। समझ रहे हो ना? आपको क्या लगता है ग्रेविटी की खोज न्यूटन ने की? बिल्कुल नहीं। उन्होंने तो लॉस दिए ग्रेविटी को समझने के लिए। ग्रेविटी बहुत पहले से थी और ग्रेविटी के बारे में बताया तो बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने थी, ठीक है। चलो इतनी चीज़ तो हो गई। अब देखो जैसे ये तो हम पढ़ेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल में। किसी के दिमाग में सवाल आ रहा है कि ये मॉलिक्यूलर्स लेवल यानी कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात कौन करता? तो ये केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग बात करते हैं, जो आपके मॉलिक्यूल्स स्पीड, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल में सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब ये जो इंटरनल चेंज है, अब हम इंटरनल चेंज के बारे में भी बात कर लें। अब ये इंटरनल चेंज इन सिस्टम जो है ये कैसे होगा, ये चेंज सिस्टम में कैसे होगा? मान लो कोई नहीं करना चाहता, इन सब चीज़ों को कांस्टेंट रखना चाहता है, तो वो चीज़ें कैसे होंगी, ठीक है। जिसको हमने नाम भी दे रखा है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, मेनली तो टेम्परेचर, मास और आपका नंबर ऑफ पार्टिकल ये कांस्टेंट हो जाए, या फिर नंबर ऑफ मोल्स इसको आप कह सकते हो, ठीक है। एक मोल में आप जानते हो 6.00022 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो अब ये जो आइसोलेटेड सिस्टम है इससे समझना भी ये बात, ठीक है। अंदर मान लो ये अंदर कोई लिक्विड या गैस या सॉलिड है, कुछ भी हो सकता, क्योंकि जो अपना थर्मोडायनेमिक को यूनिवर्सल लॉ की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो भाई देखो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास और ये आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से समझना, ये सारी चीज़ें जो है अगर एक आइसोलेटेड सिस्टम में तो चेंज नहीं होंगी। मान लो प्रेशर 10 एटीएम है तो 10 एटीएम होगा, वॉल्यूम आपका 30 मिलीमीटर क्यूब है तो 30 मीटर क्यूब होगा, टेम्परेचर आपका 50 डिग्री सेल्सियस है तो उतना होगा ही, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस तो आप इसको केल्विन में चेंज कर सकते हो। मास जितना है, तो ये सब चीज़ें अगर हैं तो कैसे में होंगी? आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसके आसपास हीट ट्रांसफर ना कर सके, ठीक है, हीट का ट्रांसफर ना हो, ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इस पर बहुत सारे नाम दिए गए। फिजिक्स में एक नाम दिया गया इसका इंसुलेटिंग, एक दिया गया नॉन कंडक्टिंग मतलब जो हीट को कंडक्ट ना करे, और एक फेमस नाम है जो हम लोग बार बार पढ़ेंगे एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक ये नाम भी है। ये चीज़ तो थी समझ में आई। यहाँ देखो लिखा भी हुआ है, इसमें क्या होता है? क्यू कैन नॉट ट्रांसफर। अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है तो ये सिस्टम हमारा काम कर नहीं है, ठीक है। ये आपको चीज़ें इतनी समझ में आई कि नहीं अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये जो आइसोलेटेड सिस्टम, इसको और अच्छे से हमको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या चीज़ है, इसमें क्या होता है, हर चीज़ अच्छे से हम लोग समझेंगे। जब तक आप क्या करोगे, ये इतनी चीज़ें नोट करो, ठीक है। अभी ये कैसे चेंज होता है, जीरोथ लॉ भी आने वाला है, तो आपको कहीं मत जाना है, बस आप ये इतना नोट करो, हम लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या करते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम को थोड़ा गहराई में समझते हैं, ठीक है। अब जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसको अगर अच्छे समझना तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स लेंगे और फिर लास्ट में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, वो एग्जांपल जब आप समझ जाओगे तो उसको बहुत आसानी से समझोगे, और एक तरह की प्रूविंग भी है, ठीक है। वैसे इसमें कुछ प्रूविंग नहीं करना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से जो चीज़ आई उसमें प्रूविंग की क्या ज़रूरत, ठीक है, लेकिन हम लोग समझ जाएंगे उसको भी। इसमें ये चीज़ दिखाई, मान लो कोई ए है, अच्छा समझना, यही जीरोथ लॉ का जो है बेसिक है। कोई ए बॉडी है, ठीक है, वो बी से इक्विलिब्रियम में, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। और कोई सी बॉडी है, जो सी बॉडी है उसका टेम्परेचर बी से इक्विलिब्रियम में, मतलब उन दोनों का टेम्परेचर भी इक्वल है। तो लॉजिक है कि टी ए और वो भी टी सी के इक्वल होगा, जो ए का टेम्परेचर वो सी के इक्वल होगा। समझना, मतलब इसको नॉर्मल समझ लो, एकदम सिंपल सी बात, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने देखो जो 11th क्लास में उसने पढ़ा होगा ट्रांजिटिव फंक्शन, ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए और सी भी तो बराबर होंगे। तो कोई इतना जो मैथ से जो बच्चा मैथ का है वो तो तुरंत समझ जाएगा, अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी भी तो आपस में बराबर होंगे। वही चीज़ यहाँ पर है कि जो ए है उसका रिलेशन है बी से, मतलब ए और बी का टेम्परेचर सेम है, इनको अलग रख दो। अब ये जो बी है, बी एक तरह का कॉमन फ्रेंड है, ठीक है। मान लो ये ए का भी फ्रेंड है, ये सी का भी फ्रेंड है, तो ए और सी भी आपस में फ्रेंड बन ही जाते हैं ना। ऐसा होता है कि नहीं, अगर तीनों साथ में मिले, तो वही चीज़ है यहाँ पर। मान लो ए और बी जो है वो आप दोनों का टेम्परेचर आपस में सेम है, और बी और सी का भी सेम है, तो आपस में ए और सी का भी सेम होगा, ठीक है। ट्रांजिटिव से समझना, जैसा मैथ में ट्रांजिटिव फंक्शन होता है वैसे ही आपका ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है। अभी अच्छे से इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें और हैं यहाँ से। 99% टाइम ऐसा होगा कि अगर मान लो दो बॉडी का टेम्परेचर आपस में इक्वल है, टेम्परेचर ए और सी है ना, मान यहाँ पर देख लो टेम्परेचर ए और बी,
ये चीज़ बनी है ना, अगर इन दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्वल है तभी ये लोग थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब तो समझ गए। अगर किसी को थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं समझ में आया है तो पीछे जाओ 5वें चैप्टर में। 5वें चैप्टर में क्या पढ़ाया था, अगर टोटल फोर्स जीरो हो, समझना, टोटल टॉर्क जीरो हो तो बॉडी किस में होती थी, इक्विलिब्रियम में। वैसे यहाँ पर है, अगर टेम्परेचर जीरो है, देखो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक है, वहाँ पर आपका क्या था, मैकेनिक्स था, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स है, वहाँ पर आपका कौन सा था, वहाँ पर आपका मोशन था। ठीक है, तो मोशन में क्या था, बॉडी रुक जाए, समझो फोर्स जीरो। वैसे यहाँ पर क्या हो गया आपका, समझना अच्छे से, अगर वहाँ पर फोर्स हो वो जीरो तो समझ लो आपका इक्विलिब्रियम है। वैसे यहाँ पर अगर क्यू का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप फोर्स को एज ए टेम्परेचर को एज ए क्यू समझो। अगर टेम्परेचर इक्वल है ना, और कि जो आपका हीट है वो भी चेंज नहीं हो रही तो आपका इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हुआ क्या, ए और बी का टेम्परेचर आपस में इक्वल है, ए और बी का टेम्परेचर आपस में इक्वल है तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो 99% टाइम तो ये होगा, तो वो लिखा भी हुआ है 99% टाइम क्या होगा, ये जो है अगर ए और बी का टेम्परेचर इक्वल है तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, मान लो ए और बी का टेम्परेचर इक्वल नहीं है। ठीक है, देखना है यहाँ पर भाई, ए का टेम्परेचर यहाँ पर टी ए है, यहाँ पर टी बी है, जब भी ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में। कैसे भाई, हमने क्या किया, इसको जो ए का टेम्परेचर जो एक बॉडी है उसको हमने बंद कर दिया आइसोलेटेड सिस्टम से। ठीक है, जो बॉटल नहीं आती जिसमें आप चाय रखते हो तो उतने टेम्परेचर में रहती है, उसी को एडियाबैटिक कहते हैं। मतलब हीट का कंडक्शन जीरो हो जाए। मान लो चाय का टेम्परेचर कितना लगता है नॉर्मली आपका 80 से 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक, नॉर्मल यही है टेम्परेचर, और बाहर का टेम्परेचर मान लो ठंड में 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उन दोनों में हीट का ट्रांसफर होता है जीरो। आपकी जो उनकी बॉडी होती है, कवरिंग होती है, वो आइसोलेटेड होती है, एडियाबैटिक होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, याद रखना। अच्छा, मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा तो उसका नाम तो एडियाबैटिक दे दिया है, मान लो हीट ट्रांसफर हो तो उसका नाम क्या है। ठीक है, इसका नाम होता है डाइथर्मिक। अभी हम लोग लिख देंगे, अगर हीट ट्रांसफर हो रही किसी मटेरियल से ना, जो नॉर्मल बोतल होती है प्लास्टिक की, वो हीट ट्रांसफर कर देती है तो उनको हम लोग डाइथर्मिक कहेंगे, और जो मिल्टन वगैरह की बोतल होती है उनको क्या कहेंगे हम लोग, मतलब जिसमें हीट ट्रांसफर ना हो, किसी भी कंपनी की हो, उसको हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, टेम्परेचर ए जो है वो चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर बी जो है वो अलग है, लेकिन तब भी दोनों सिस्टम क्या है आपस में, मतलब अलग अलग भी रख दो, दोनों एडियाबैटिक, दोनों कैसे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों, क्योंकि हमने इसको आइसोलेट कर दिया है, एडियाबैटिक बना दिया है, नॉन कंडक्टिंग के अंदर बंद कर दिया। ठीक है, ये अंदर बॉडी है, बाहर जो लगा हुआ है ये आपका क्या, देखो मैंने बना के रखा है एडियाबैटिक। ठीक, ये चीज़ समझ में आई तुमसे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम 99% तो टेम्परेचर के इक्वल होने से होगा। ठीक है, लेकिन बहुत जगह होगा टेम्परेचर इक्वल ना हो, जैसे यहाँ पर है, मान लो ए का टेम्परेचर जो है, कहाँ गया ये, मान लो जो टी ए का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है टी बी से, मान लो, है ना, तो अब यहाँ पर क्या थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ है पूरी, इसको मैंने अलग बंद कर दिया, इसको अलग हो, ये जो बीच में है ना ये भी एडियाबैटिक, देखो तभी यहाँ पर बना दिया है कि ये एडियाबैटिक है। ये पूरा जो है, जो डॉट डॉट ऐसे हमने बनाया है इसे स्लैश से, ये हमारा एडियाबैटिक है। ठीक है, मतलब कैसा सरफेस, जिसके आसपास हीट ट्रांसफर ना हो, टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक, अब देखो एक चीज़, देखो यहाँ पर ये चीज़ तो पूरी अच्छी से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम क्या करें, मान लो अच्छे से समझना, मान लो ये जो बीच में था, इनके जो बीच में था, इसको हटा दे, इसको कैसा बना दे, डाइथर्मिक बना दे। मतलब डाइथर्मिक क्या होता है कि उसके हीट से ट्रांसफर हो जाए। अगर हीट ट्रांसफर हो गया तो एक समय ऐसा आएगा कि टी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा टी बी के, एक समय तो आएगा टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, तब ये लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक, एक समय आएगा कि धीरे धीरे मान लो ए की ज़्यादा है तो बी अपना, मतलब ए जो है बी को हीट दे देगा, और एक समय ये लोग तब भी बराबर हो जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद जो आएगा वो हमारा है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अच्छे से समझना, कुछ भी ज़्यादा नहीं है, ये वाला लॉ समझोगे, इसके बाद सेकंड लॉ सीपी सीवी जो आएगा, हीट कैपेसिटी वगैरह सब अगले लेक्चर में। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्यों करें लेक्चर ना, आप इसका रिवीजन करके इसके क्वेश्चन भी कर सकते हो, एस.सी. वर्मा बुक, डी.सी. पांडे, इन सब से। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या है, सिंपल समझना, अभी तो हमने बता ही दिया कि ए बी का दोस्त है, बी सी का है, तो ए सी आपस में दोस्ती, बस यही है, समझो। एक हमने लिया है बॉडी ए, एक बी, इनको आपस में आइसोलेट कर दिया, यानी कि ए का जो टेम्परेचर है वो अलग होगा, बी का अलग होगा। ठीक, समझ लो ना बात, ए का टेम्परेचर टी ए है तो बी का टी बी है। ठीक है, सी का क्या होगा, टी सी होगा। ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, अब देखो ये जो है ये कंडक्टिंग है, मतलब बी यहाँ से कंडक्ट कर सकता है और ए भी यहाँ से कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपस में दोनों नहीं कर सकते, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो होगा क्या भाई, देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि अगर आप कंडक्टिंग लगा दोगे आपस में एक समय बाद बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ए और सी जो है कुछ समय के बाद ए और सी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी टी ए इक्वल टू टी सी हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही क्या होगा, कुछ समय बाद जो बी का टेम्परेचर है वो सी के इक्वल होगा, यानी कि टी बी इक्वल हो जाएगा टी सी के, हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, समझ में आ रही बात नहीं, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने कहा चलो ठीक हो गया, कुछ समय बाद यही होगा, लॉजिक है सिंपल सा। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ये जो चीज़ है ये इसको हमने कंडक्टिंग बना दिया दो बीच में। ठीक है, तो अब होना क्या चाहिए भाई, होना चाहिए कि इन दोनों में कुछ चेंज आना चाहिए, है ना, इन दोनों में कुछ चेंज आना चाहिए, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं आया, जो जैसा था वैसा ही रहा। ठीक है, जो जैसा था वैसा ही रहा, मतलब जो था टी ए जो है
वो अभी भी TC के इक्वल रहा, ठीक है टेम्परेचर, और जो आपका TB था वो अभी भी आपका किसके इक्वल रहा, TC है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला रहा है, जब यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ से हम ये डिराइव कर सकते हैं जो आपका TA है वो इक्वल हो जाएगा TB के, क्योंकि जो यहाँ इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, रिमेन सेम, जो आपका टेम्परेचर था इनका डिफरेंस था सेम रहा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट से आया है तो वहाँ से हमने डिराइव किया, इसको फर्स्ट और सेकंड करके डिराइव कर सकते हो मैथमेटिकली, ठीक है। तो ये आपका TA इक्वल टू TB आ गया है ना, यूजिंग लिख दो यहाँ पर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, बस खत्म बात, लॉजिक मैंने समझा दिया, ठीक है भाई। ये आपस में इक्वल हुए, फिर ये आपस में इक्वल हुए, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, क्या भाई गिर गया, सॉरी, अच्छा मार्कर है। तो आपस में क्या हुआ, TA इक्वल टू TC हो गया और TB इक्वल टू TC, ये सब तो हो ही गया। उसके बाद आपस में इसको कंपेयर कर दिया, ये इक्वल हुआ। और कैसे असलियत में इक्वल है, हमने इसको चेक किया कि इन दोनों में कुछ चेंज आया, तो बिल्कुल चेंज नहीं था, सब आपस में इक्वल आ गई चीज़ें और ये चीज़ हो गया। अब देखो ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा तो इसके नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। और चैनल को आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि भाई देखो यूट्यूब जल्दी रीच बढ़ाता नहीं है, आप ही लोग शेयर करोगे, ज़्यादा लोगों के पास भेजता भी नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा तो ये संकल्प है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचना है, इसलिए हम ऑनलाइन में आए। नहीं तो भाई ऑफलाइन में तुम समझ लो पढ़ाना कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बहुत आते हैं पढ़ाने के लिए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, और ठीक ठाक वैसे भी मिल जाते हैं, लेकिन उसमें हमको जाना ही नहीं, हमको जितने ज़्यादा बच्चे हो सके देखना है मुझे कि मतलब पढ़ाने का तरीका सही है कि नहीं, कहीं कमियाँ हैं तो वो भी बता दो, सही कर लेंगे। और मतलब ये है कि 95% टाइम तो यही लगता है कि मतलब टीचर ही बनूंगा, ठीक है। ऐसे भाई देखो नौकरी वोकरी के लिए भी सब ट्राई करते हैं, लेकिन टीचर का जो है मतलब नहीं अंदर से पैसा होता है कि टीचर टाइप का बने, तो वो चीज़ है। टीचर एक तो बहुत बड़ी चीज़ भी होती है, आप सब जानते भी हो, ऐसे भी मैंने बहुत ट्यूशन या कोचिंग पढ़ाई है। तो अब ऑनलाइन इसलिए आए कि ज़्यादा तक बच्चों तक फैले हम लोग, ठीक, जितना पहुँच पाएँ उतना फैलें, ये चीज़ है सिंपल सी, इसलिए हम ऑनलाइन हैं। आपको बस सपोर्ट करना है, अच्छा लगे लेक्चर तो आपको नोट्स भी इसके बनाने हैं और दोस्तों को शेयर करना है। हमारा एक एग्जाम लेजेंड UPSC चैनल है, ठीक है, उसमें भाई हमसे भाई देखो UPSC वाला है तो हमसे बड़े भैया ही पढ़ाएंगे, ठीक है, उसमें आप अच्छे से UPSC की तैयारी कर सकते हो। इसलिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, ऑल द वेरी बेस्ट।